दोस्तों, हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की मौत हो जाती है उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता उसकी फैमिली से। अगर आपको वो चीज़ दिखाई देती है, वो आत्मा दिखाई देती है, तो समझ लीजिए वो प्रेत आत्मा है और हो सकता है वो आपको हार्म करे। लेकिन वहीं बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जब कुछ लोगों की मौत ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो जाती है जिन सर्कमस्टांसेस में नहीं होनी चाहिए थी। उन इंसानों की आत्माएं इस दुनिया में भटकती रहती हैं जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। आज का इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें एक इंसान जो इस दुनिया से चला जाता है वो वापस आता है किसी और को साथ में लेने, और उसको भी जब वो लेके जाता है तो वो दोनों मिलके वापस आते हैं इस दुनिया में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म करने। आज का जो ये इंसिडेंट है ये हमारे बाकी के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और रिसेंटली आप लोग जो भी इंसिडेंट्स भेज रहे हो वो कुछ इस तरह के हैं जैसा किसी ने इमेजिन भी ना किया हो। आपको भी ये सारा इंसिडेंट सुनने के बाद बहुत हैरानी होगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा डर भी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ही वीडियोस शेयर कर सकते हैं सो दैट हमें थोड़ी सी और रीच मिले। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट किसी के पास है, आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो आप हमारे मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि हमारे साथ शेयर किया एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है दीक्षा। दीक्षा काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस देख रही हैं। दीक्षा ने बताया कि रिसेंटली वो अपनी नानी के घर गई थी, जहाँ पे वो हमारी वीडियो अपनी नानी के साथ देख रही थी। जब उसकी नानी ने भी ये वीडियोस देखी तो उन्होंने भी दीक्षा के साथ कुछ बहुत भयानक शेयर किया। ये इंसिडेंट उनकी टीनेज के टाइम का है, मतलब लगभग 1960 से 1970 के दौरान का। दीक्षा की नानी ने बताया कि ये इंसिडेंट जब हुआ था उस समय उन्हीं के गाँव में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली का जो हेड था उस इंसान का नाम था प्रकाश। प्रकाश जो था वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था। उसके दिल में किसी भी तरह की दया भावना नहीं थी। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी था। मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे वो उसके अंडर काम करते थे। पॉलिटिकल पावर उसके पास बहुत ज़्यादा थी। जो उसका मन आता था वही वो करता था। पुलिस का या फिर लोगों का उसको कोई भी डर नहीं था। इनफैक्ट अगर वो कुछ गलत भी करते तो कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट आवाज़ तक नहीं उठाता था। इस तरह का नेचर था प्रकाश का। खैर, दीक्षा ने बताया कि उसकी नानी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम थी पास के ही गाँव में रहने वाले एक लड़के की। असल में जो प्रकाश था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था उषा, और ये अभी स्कूल में पढ़ती थी। इसकी एज थी 15 साल। 15 साल की उम्र में ये स्कूल जा रही थी। उस समय ये हुआ करता था कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, इनफैक्ट ना के बराबर ही थे, और जितने भी बच्चे थे पढ़ने वाले जो जाते थे स्कूल वो गवर्नमेंट स्कूल ही जाया करते थे। चाहे किसी का फाइनेंशियल स्टेटस कोई भी हो, चाहे किसी भी इंसान की जात पात कोई भी हो, लेकिन उनको सेम स्कूल में सेम क्लासरूम में बैठाया जाता था। हाँ, कुछ बच्चे थे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको सेम स्कूल में ही जाना पड़ता था। उषा भी इसी स्कूल में जाती थी, लेकिन उसी के स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था मनोज। गांव के बहुत सारे लोगों का मानना था कि उषा जब घर से निकलती है तो थोड़ी दूर के बाद ही वो मनोज को ज्वाइन कर लेती है स्कूल जाने के लिए। वापस भी वो मनोज के साथ ही आती है आधा रास्ता। मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा था। सारे गांव को ये बात पता थी, लेकिन प्रकाश के डर से उससे कोई शेयर नहीं कर पाता था। हालांकि उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन अभी तक उसने उषा को डांटना या फिर किसी भी तरह का कुछ गलत कदम उठाना सही नहीं समझा इस चीज़ पे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गांव के जो लोग हैं जिनको उषा और मनोज के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चले अगर वो कुछ भी करे तो। इसी के चलते जब बातें बहुत फैलनी शुरू हो जाती हैं तो प्रकाश एक डिसीजन लेता है। वो उषा को अकेले में समझाता है कि तुम मनोज से दूरी बना लो। अगर तुम बात करती रहोगी तो इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों को कुछ बहुत भयानक झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि मनोज अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। इसके बाद जो उषा थी उसने अपने पिता की बात सुनी।
और थोड़े टाइम के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। गांव में कोई बात नहीं होती है। प्रकाश को लगता है सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है। देखते देखते 2 से 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद प्रकाश अपने कुछ लोगों के साथ मार्केट की तरफ जा रहा था पैदल। अचानक से उसने देखा कि उन्हीं के स्कूल के पास, जहाँ पे उषा पढ़ती थी, उसी स्कूल के पास, उस स्कूल से पीछे वाली साइड इनफैक्ट एक पेड़ के नीचे उषा और मनोज एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। बस ये जो मोमेंट था यही बहुत भयानक था। प्रकाश के लिए यही इनफ था। उसको लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई है। जो भी लोग उसके पीछे चले हुए थे, जो लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन सब ने उषा को मनोज के साथ देख लिया था। अब मनोज के साथ दिक्कत ये थी कि जो मनोज था वो एक दलित फैमिली से आता था, और यही प्रॉब्लम थी प्रकाश को सबसे ज़्यादा। वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे से बात तक करें, मिलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब ये खुलासा सबके सामने हुआ था। प्रकाश चाह के भी उसको माफ़ नहीं कर सकता था, जिस तरह का उसका नेचर था या फिर जिस तरह की उसकी छवि थी इस पूरे गाँव में। इसी के चलते प्रकाश अपने इन लोगों के साथ उषा और मनोज दोनों को पकड़ता है और घसीटते हुए अपने गांव की तरफ ले जाता है। इनफैक्ट अपने घर के पीछे वाली साइड ले जाता है, जो बैकयार्ड था। वहीं पे उषा को वो अपने घर के अंदर भेज देता है और मनोज को पीटना शुरू कर देता है अपने कुछ लोगों के साथ। जिसके बाद गांव वाले देख रहे थे सब कुछ, लेकिन रोकने कोई भी नहीं आता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, प्रकाश का जो नेचर था वो बहुत क्रूअल था, बहुत निर्दयी था। मतलब कोई भी इंसान अगर आता तो हो सकता था उसके साथ भी ऐसा ही होता। इसी के चलते कोई हिम्मत नहीं करता है। मनोज की फैमिली तक ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक उन्होंने मनोज को इतना पीट दिया था कि उसकी जान चली गई थी। यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। प्रकाश ने जो उसके साथ लोग थे उनको बोला और वहीं पे एक गड्ढा खोदा गया, उसी के अंदर मनोज को दफना दिया गया। उसकी फैमिली तक को मनोज को निकालने का मौका नहीं दिया। उसने ये कहा कि अगर दलित फैमिली को कोई भी इंसान इस तरह से करेगा हमारी बहू बेटियों के साथ, तो उसका हश्र यही होगा। मनोज की फैमिली बेचारी बहुत परेशान थी। वो जानते थे उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, इसी के चलते वो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, प्रकाश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान था। इसी के चलते उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 1-2 बार पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे नेगोशिएशंस करता है। इनफैक्ट वो भी उसको बहुत मानते थे, जिसके वजह से उसको कोई जेल वेल नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो समझ चुका था कि उसकी बेटी शायद हो सकता है आगे भी कुछ इस तरह का करे, और उस समय छोटी उम्र में शादी कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इनफैक्ट ज़्यादातर शादियाँ छोटी उम्र में ही होती थी। उस समय बड़ी बात ये हुआ करती थी कि किसी लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए शादी से पहले। वो भी अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख चुका था, जो कि उसी के एक दोस्त का बेटा था। इसी के चलते दोनों की शादी फिक्स करवा दी जाती है लगभग अगले 1 से 1.5 महीने में। उषा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी के चलते वो हमेशा मना करती रहती थी, लेकिन अपने पिता के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उसको अपने कमरे के अंदर ही बंद करके रखा गया था। देखते देखते थोड़ा सा समय बीतने लगता है, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत भयानक मोड़ ले लेती हैं। मनोज, जो शायद मर चुका था, इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं गया था। उसको शायद रिवेंज चाहिए था, शायद कुछ और भी चाहिए था। इसी के चलते जो प्रकाश था, उनके बैकयार्ड से उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से रात को चीखें सुनाई देती थी एक लड़की की, और ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि मनोज की ही थी। ये चीखें इतनी भयानक होती थी, इतनी ज़ोर से होती थी कि प्रकाश के आसपास वाले भी जो लोग थे, मतलब उनके घर के आसपास भी जो लोग रहते थे, उन्होंने भी ये चीखें सुनी थी। लोगों को बहुत क्लियर था कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बाकियों को ज़्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादातर फेस करनी पड़ रही थी वो प्रकाश और उसकी फैमिली को करनी पड़ रही थी। देखते देखते ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। मनोज ने प्रकाश को परेशान करना शुरू कर दिया था। प्रकाश बहुत पावरफुल था। मनोज जैसे कितने ही लड़कों को वो खड़े खड़े मार सकता था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि जो मनोज था वो जिंदा नहीं था, वो अब प्रकाश से ज़्यादा पावरफुल था, और इसी के चलते प्रकाश चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उसको इतनी भयानक चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने सामने कि जब भी वो आंखें बंद करता था उसको मनोज दिखाई देता था, और बहुत क्रीपी सी स्माइल करके वो उसको देखता रहता था। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती थी। ये सब कुछ एक रात नहीं होता है, 2 रात नहीं होता है, बल्कि कई रातें होता रहता है। प्रकाश चाह के भी सो नहीं पा रहा था। उसने कमरे बदलने की कोशिश की कि एक कमरे में नहीं दूसरे कमरे में सोएगा। इंसान बदलने की कोशिश की कि अपनी माँ के साथ कभी सो जाएगा, अपनी वाइफ के साथ कभी सो जाएगा, या फिर कभी अपनी बेटी के कमरे में सो जाएगा। लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन रही थी। ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली हो रही थी। बहुत सारी रातें थी जो उसने जागे जागे ही बिताई थी। इनफैक्ट थक हार के उसने अपने मंदिर में जो पूजा वाला कमरा था उनका, उसमें भी सोने की कोशिश की,
लेकिन वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। यही सब कुछ हो रहा था। उसको मनोज इसी तरह से दिखाई देता था। कभी कभार बहुत रेयर होता था कि प्रकाश को मनोज इस तरह से ना दिखाई दे, उसको नींद आ जाए कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर वही चीख उसके कान में बहुत ज़ोर से सुनाई देती थी उसको, जिससे प्रकाश की नींद खुल जाती थी। देखते देखते क्योंकि उसको प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही थी, इसी के चलते वो धीरे धीरे अपना आपा खो रहा था। कहीं ना कहीं वो एक तरह से पागल होना शुरू हो चुका था। अब ये जो चीज़ें थी ये एक तरह से कर्मा था। कहीं ना कहीं जो प्रकाश ने बोया था वही वो काट रहा था। मतलब कि एक लड़का जिसका शायद कसूर नहीं था, जिसको शायद थोड़ा मार पीट के समझा दिया जाता, अगर उसको उसकी बेटी के लिए वो पसंद नहीं था तो वो समझ जाता, लेकिन उसने उसके साथ जो किया था वो बहुत भयानक था। मारा तो मारा, लेकिन उसके बाद उसकी लाश को उसके घर वालों को भी हैंड ओवर नहीं किया जो उसका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। खैर, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत भयानक हो रही थी तो इससे आगे जो होने वाला था वो आपके भी होश उड़ा देगा। उस समय जो घर हुआ करते थे मैक्सिमम हिमाचल में, उसमें जो घर की छतें होती थी उन पे स्लेट डाले हुए होते थे। मतलब पत्थर को काट के पतली पतली शीट्स बनाई जाती थी जिनसे घर को कवर किया जाता था। इसी तरह के घर आज भी बहुत सारे हैं हिमाचल में। प्रकाश का जो घर था उनको उनकी छत के ऊपर ऐसा लगता था कोई इंसान इन स्लेटों के ऊपर भागता है, कभी कभार कूदता है। इन स्लेटों के ऊपर से ही कभी कभार ज़मीन पे कोई कूदता है। उनकी दीवारों पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रात को आवाज़ें आती थी। कभी कभार घर के अंदर ऐसा लगता था कोई इंसान भागता है। ये जो चीज़ें थी ये और भी भयानक होती जा रही थी जब देखते देखते उनको ऐसा फील होता था कि उनके किचन में रात को कोई इंसान होता है। कभी कभार पानी की आवाज़ आनी, कभी कभार बर्तन अपने आप बहुत ज़ोर ज़ोर से नीचे गिरते थे अंधेरे में। और मंजर इतना भयानक होता था कि किसी भी इंसान को ये हिम्मत ही ना हो पाए कि वो उठ के किचन के अंदर जाएं और देखें कि आखिरकार है क्या। सब के सब लोग वेट करते थे सुबह होने का और सुबह जाके देखते थे कि किचन में हुआ क्या, लेकिन वहाँ पे जाके शॉकिंगली कुछ भी नहीं हुआ होता था। सब बर्तन अपनी जगहों पे होते थे और किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये सब था क्या। यहाँ तक ही चीज़ें बहुत भयानक हो चुकी थी प्रकाश और उसकी फैमिली के साथ। किसी के साथ अगर कुछ नहीं हो रहा था तो वो थी उषा, क्योंकि वो बेचारी पहले ही बहुत दुख में थी। उसका सच्चा प्यार था मनोज। मतलब आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि अगर कोई चला गया तो इंसान उसको भुला देता है धीरे धीरे। उस समय किसी को भुला पाना, रिकवर करना इन चीज़ों से बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उस समय। यही हाल थे उषा के भी। वो उसको चाह के भी भुला नहीं पा रही थी। इसी के चलते वो उसकी याद में ही हमेशा रोती रहती थी। एक रात कुछ बहुत भयानक होता है इनकी फैमिली में। प्रकाश का जो घर था वो इस तरह से बनावट थी उसकी कि एंट्रेंस के बाद जो पहला कमरा आता था वो आता था प्रकाश का, और उसी के कमरे से होते हुए रास्ता जाता था उषा के कमरे के लिए। प्रकाश और उसकी वाइफ रात को सो रहे थे। अचानक से प्रकाश को एक अजीब सा डर महसूस होने लग पड़ता है। उसको ऐसा लगता है उसके आसपास कोई है। इससे पहले वो समझ पाए, इससे पहले वो उठ के देख पाए, एकदम से वो स्लीप पैरालिसिस की हालत में चला जाता है। मतलब उसकी आंखें खुली थी, शरीर बिल्कुल स्टेबल था, हिल नहीं पा रहा था, वो देख सब कुछ पा रहा था। इवेंचुअली उसको मनोज एंटर करते हुए दिखता है, और ये जो फीलिंग थी ये बहुत रियल थी। ये प्रेजेंस जो मनोज की थी वो बहुत असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में फिजिकल फॉर्म में वापस आ चुका है। और इसके बाद मनोज चुपचाप से देखता रहता है प्रकाश को। थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है, एकदम जैसे कोई पागल इंसान हंसता है उस तरह से। प्रकाश ये सब कुछ देख पा रहा था। वो चाहता था किसी भी तरह से बस एक बार उठ जाए, मनोज को वो फिर से जान से मार देगा। लेकिन अफसोस इस बार मनोज ज़्यादा पावरफुल था और वो चाह के भी प्रकाश को कुछ करने ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद प्रकाश ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने होते हुए देख रहा था। कमरे का हर एक कोना उसको बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा था। दरवाज़ा, इनफैक्ट उषा का कमरा खुला हुआ सामने, सब कुछ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था शायद ये सब कुछ सच में हो रहा है, और शायद ये सच में हो भी रहा था। जिसके बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट मनोज वहीं प्रकाश के आगे खड़ा रहता है और उसके सामने हंसता रहता है। देखते देखते वो अपना रास्ता लेता है और उषा के कमरे की तरफ जाता है। ये जो मंजर था ये बहुत भयानक था प्रकाश के लिए। प्रकाश समझ चुका था कि वो अब उषा के कमरे में गया है, और शायद वो भी इसी स्टेट में जाएगी जिस स्टेट में अभी तक वो था। वो चाहता था उठना, लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। बहुत देर हो जाती है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। एक अजीब सा सन्नाटा प्रकाश अपने सराउंडिंग फील कर पा रहा था। चाह के भी वो उठ नहीं पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी वाइफ को वो किस तरह से इशारा करे। थोड़ी सी देर होती है कि झटके से किसी ना किसी तरह से प्रकाश वापस सेंसेस में आता है और एकदम से उठता है। देखता है उसके साथ ही उसकी वाइफ भी वैसे ही झटके से उठती है। दोनों एक दूसरे से कुछ शेयर करते हैं। एंड गेस व्हाट, जिस स्टेट में अभी तक प्रकाश था
उसी स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में उसकी वाइफ भी थी। उसको भी सामने वैसे ही मनोज दिखाई दे रहा था, हंसता हुआ और उसके बाद उषा के कमरे की तरफ जाता हुआ। दोनों ने जब एक दूसरे से ये सुना तो दोनों बहुत दंग रह गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाते हैं, उठ के भागते हुए उषा के कमरे की तरफ जाते हैं। उनको लग रहा था उषा भी शायद इसी तरह का कुछ झेल रही होगी। जैसे ही वो इसके बाद उषा के कमरे में जाते हैं, देखते हैं उषा सच में स्लीप पैरालिसिस की ही हालत में थी। वो सीधी पड़ी हुई थी, उसकी आंखें भी खुली थी। वो उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उषा उठ ही नहीं रही थी। इनफैक्ट थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था शायद वो किसी तरह के बहुत भयानक डर में है, दुख में है, या फिर इमोशनल है खुशी की वजह से, या फिर किसी दुख की वजह से। वो बहुत कोशिश करते हैं और उषा इवेंचुअली कुछ मिनट्स के बाद उठती है, और उठते ही एक तरह की खुशी दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पे। अपने माता और पिता को वो कहती है कि मुझे आपने क्यों उठाया। बहुत टाइम के बाद मनोज से मेरी बात हुई और उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मुझे उसने ये बताया कि तू टेंशन मत ले, तेरी शादी से पहले तुझे मैं ले जाऊंगा अपने साथ। और इवेंचुअली उषा की जो शादी थी उसको सिर्फ 3 दिन बाकी थे। ये जो मंजर था इसने सबको डरा के रख दिया था। एक इस तरह की चीज़ हुई थी जो कि प्रकाश और उसकी वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हो सकता है ये उनकी बेटी के साथ चीज़ सच में हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो फील किया था इससे पहले उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं सुना था। और अगर किसी एक इंसान के साथ होता तो हो सकता उनका वहम होता, लेकिन घर में 3 लोगों ने ये सेम चीज़ फील की थी। अब क्लियर था कि कुछ तो पैरानॉर्मल, कुछ तो बहुत भयानक हो रहा है उनकी फैमिली में। इसी के चलते प्रकाश बिना देरी किए अगली सुबह होते ही अपनी वाइफ और बेटी के साथ गाँव के ही एक पुराना, जो बूढ़ा था, काफ़ी बाबा था, मतलब एक तरह से चेला था। ऐसा चेला माना जाता है कि जिसको तंत्र विद्याओं का बहुत नॉलेज होता है। कुछ चेले इस तरह के होते हैं जो भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं, भगवान उनसे कुछ बुलवाते हैं। इसी तरह का एक चेला था जो कि काफ़ी बुजुर्ग था, और प्रकाश इनके पास पहले भी जाना चाहता था, लेकिन एक चीज़ थी जो उसको रोक रही थी। ये जो चेला था ये भी दलित फैमिली से था, और यही चीज़ उसको रोक रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें उनके साथ हो गई थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, और इस इंसान के अलावा अब उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। खैर, ऐसा ही होता है। अगली सुबह वो उठते हैं और इसी चेले के पास पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछ पाएं, ये चेला पोजेस्ड हो जाता है। ऐसा लगता है मनोज की प्रेत आत्मा इस इंसान के अंदर, इस चेले के अंदर आ गई थी, और वो वही कहता है जो उसने पिछली रात उषा को कहा था कि जो मैंने कहा है वही सच होगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं जो चाहूँगा वही होगा। उषा को मैं शादी वाले दिन अपने साथ ले जाऊंगा। फैमिली बहुत डर गई थी, लेकिन इसके बाद वो जो चेला था जैसे ही पोजेशन से बाहर निकलता है बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो होश में ही नहीं आता, इनफैक्ट उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। प्रकाश की फैमिली वापस पहुंचती है, ये सोचते हुए कि शायद किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। दिन आ जाता है शादी वाला। उषा को कुछ लड़कियों के साथ उसके कमरे में तैयार होने के लिए भेजा जाता है। उषा एकदम लाल जोड़े में थी और अंदर उसको ज़बरदस्ती तैयार करवाया जा रहा था। हालांकि वो खुद बहुत दुखी थी इस सब से, लेकिन अब उसके पास सोल्यूशन नहीं था, और शायद वो कहीं ना कहीं ये भी जानती थी कि मनोज आएगा और उसको ले जाएगा। देखते देखते जो लड़कियां उषा को अपने साथ रेडी करवाने लेके गई थी, भागते हुए वो प्रकाश के कमरे की तरफ आती हैं और कहती हैं कि जो उषा है वो सांस नहीं ले रही। प्रकाश और उसकी वाइफ भागते हुए अंदर पहुंचते हैं। कुछ गेस्ट भी जाते हैं, लेकिन देख के सब हैरान थे। उषा सच में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। ना उसने कोई जहर खाया था, ना उसको कोई बीमारी थी। मतलब इस तरह से मौत हुई थी जैसे पॉसिबल ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा मनोज ने कहा था वही किसी तरह से उषा की आत्मा को अपने साथ ले गया था। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। शायद मनोज को वो मिल गया था जो उसको चाहिए था, लेकिन शायद कुछ और भी था जो बाकी था। इसके बाद प्रकाश और उसकी वाइफ ने, इनफैक्ट उनके गाँव वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि जो होना था वो होना ही था। जो मनोज ने कहा था वो होके ही रहना था, क्योंकि उसकी मौत बहुत भयानक हुई थी। ऐसा माना भी जाता है कि इस तरह की मौत जिनको मिलती है उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, बदला लेती हैं, उसके बाद ही जाती हैं। अब मैंने बात की बदले की, तो यही चीज़ थी जो मनोज को अभी रहती थी। प्रकाश और उसकी फैमिली ने उषा का अंतिम संस्कार किया। आगे की भी जो लास्ट राइट्स होती हैं वो कंप्लीट की। उसके बाद उनको लगा शायद अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन शांत हो नहीं रहा था। प्रकाश इसके बाद भी नहीं सो पा रहा था। वही चीज़ें उसके साथ हो रही थी। वो जब भी सोने की कोशिश करता था, मनोज के साथ साथ उषा भी उसको वैसे दिखाई देती थी लाल जोड़े में। बातें सिर्फ प्रकाश या फिर उसकी फैमिली तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे इसी लाल जोड़े में उषा गांव वालों को भी दिखनी शुरू हो गई। वक्त वे वक्त जो भी इंसान बाहर घूमता, कभी जंगल के किनारे, कभी रोड के किनारे, इनफैक्ट कभी कभार लोगों को अपनी खिड़कियों से पास होते हुए लाल जोड़े में इसी तरह से उषा दिखाई दे रही थी।
आखिरकार लोगों का क्या कसूर था? दीक्षा की नानी ने बताया कि हो सकता था क्योंकि लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी, इसी के चलते उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं वो चाहते थे प्रकाश से बदला लेना, या फिर वो ये भी चाहते थे कि गांव वाले हमेशा डरते रहें, परेशान रहें। ये चीज़ें इवेंचुअली हो भी रही थी। गांव का हर इंसान बहुत ही ज़्यादा डर में था। देखते देखते रात को लोगों ने बाहर तक निकलना बंद कर दिया था। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी फील होता था कि उनके घर के अंदर भी कोई प्रेजेंस है, उनके घर के अंदर भी कोई नेगेटिव एंटिटी है। कभी पायलों की आवाज़, कभी इसी तरह से मनोज की वही चीखें लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली सुनाई देती थी। देखते देखते ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो प्रकाश था वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुका था। मतलब एक तरह से जो मनोज का बदला था और साथ ही उषा का बदला था वो पूरा हो चुका था। प्रकाश जो था वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। इतनी पावर थी उसके अंदर, इतने लोग उससे डरते थे, लेकिन अब उसको कोई पूछता तक नहीं था, क्योंकि जब इंसान का दिमाग ही स्टेबल नहीं रहता तो कोई उससे बातचीत क्यों ही करेगा। देखते देखते जो प्रकाश था उसको पागल खाने भर्ती करवाया गया ताकि वो वहाँ पे ढंग से सो सके, लेकिन वहाँ पे भी उसकी यही हालत थी। बहुत कम दिन वो सरवाइव कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों को ये डिस्टर्बेंस हमेशा ही हो रही थी। गांव वाले फिर से उसी चेले के पास जाते हैं, वो जो बूढ़ा इंसान था। वो बताता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पावरफुल हैं। मतलब जिस तरह का अत्याचार उनके साथ हुआ था उसने उनको इस तरह से बना दिया है कि उनको किसी का डर नहीं है, ना ही वो किसी की बेटरमेंट सोचते हैं। उनका मानना यही है कि अगर उनको किसी ने नहीं बचाया तो वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, हर इंसान को डराएंगे, हर इंसान को परेशान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सब का सोल्यूशन एक ही है, जो गांव की दहलीज है उस पे एक मंदिर बनवाया जाए जिसमें इन दोनों की मूर्तियां बनवाई जाएं। अगले आने वाले 7 साल लगातार हर अमावस्या पे इनकी पूजा की जाए। तब भी हो सकता है ये छुटकारा दे हमें, तब भी हो सकता है इनकी आत्माओं को शांति मिले, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। गांव वालों ने उसके बाद वैसा ही किया। गांव की सरहद पे जंगल के किनारे उन्होंने एक मंदिर बनवाया, दोनों की मूर्तियां बनवाई और हर अमावस्या को गांव वाले वहां पे एक पूजा करते थे। देखते देखते मंदिर बनवाने के बाद से ही चीज़ें उनके साथ होनी बंद हो गई, लेकिन गांव वालों ने अगले 7 साल जो उन्होंने बताया था वो सब कुछ किया। देखते देखते सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हुई कि जिस तरह के भूत प्रेतों के इंसिडेंट्स आजकल होते हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत भयानक चीज़ें काफ़ी साल पहले हो चुकी हैं जो हमारे बुजुर्गों ने देखी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद आजकल के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी इंसान का मरने के बाद वापस आना, इस तरह का कुछ भी बहुत रेयर होता है आजकल के ज़माने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सीख दे के जाती हैं कि अगर कोई भी इंसान आपका कितना भी बुरा क्यों ना करे, आप उसके साथ कुछ ऐसा ना कर दें जिस वजह से वो इंसान या फिर उसकी आत्मा आपको इस तरह से परेशान करना शुरू कर दे। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।